हेलो दोस्तों, मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं गति के नियम। पिछले वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था? सरल रेखा में गति, मतलब काइनामेटिक्स की बात ही हो रही है अभी तक। तो काइनामेटिक्स में हमने क्या पढ़ा? सरल रेखा में गति। अभी उसमें मोशन इन प्लेन, मतलब द्विविमीय गति को अभी हमने नहीं पढ़ा है। जब गति का नियम हम पढ़ लेंगे उसके बाद उसको पढ़ेंगे। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको बोलते हैं परवलय गति, है ना, परवलय गति। उसमें ये होता है कि जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं ना तो एक पैराबोलिक पाथ बनाता है ना, उसको भी हमने नहीं पढ़ा है। इस चैप्टर के बाद हम उसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन जाएंगे, ये गारंटी है। तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर करना है तो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर दे रहा है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं तीसरे दिन पे, और तीसरे दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं गति के नियम, मतलब लॉज ऑफ मोशन। यही है जिसमें हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं गैलीलियो अंकल के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं जड़त्व के बारे में, जिसके हम पढ़ते हैं गति के तीनों नियम के बारे में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इसी में है। सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक एक यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक एक विमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या टॉपिक, गति का नियम। तो ध्यान से देखिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस पेन पेपर लेके सामने बैठ जाइए, जो इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे उसको आप नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहला आता है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है क्या है मेरे भाई? लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में गति का नियम। क्या बोलते हैं? गति का नियम। ठीक है। गति का नियम में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात आती है इसमें, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मीन्स जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। चैप्टर की स्टार्टिंग ही जड़त्व से होती है ना। इनर्शिया क्या होता है? तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और लिखिएगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक ऐसा कॉज है, एक ऐसा कारक है जो तुम में होने वाले चेंजेस को क्या बोलेगा? रोकने की कोशिश करेगा। मींस इनर्शिया एक ऐसा कॉज है, इनर्शिया एक ऐसा कॉज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। मींस जैसे आप लोग फोन चलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ। लेकिन मम्मी डांटती है, लेकिन मम्मी डांट रही है फिर भी आप क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो। अब एक काम क्या करेंगी मम्मी, आपका फोन आके छीन लेगी। अब जैसे ही आपका फोन छीनेंगी तो आप रोने लगोगे। अगर छोटे बच्चे होंगे तो रोने लगोगे या फिर मुंह बन जाएगा आपका। तो जैसे मम्मी ने आपका स्टेट चेंज करने की कोशिश की, आप फोन चला रहे थे, मम्मी ने आपसे फोन लेने की कोशिश की, वैसे ही आपका एक्सप्रेशन बदल गया, या फिर रोने लगोगे या फिर मुंह बनाओगे, है ना। तो इनर्शिया वही काम करता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसा कॉज है, एक कारक है जो तुम में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। मतलब अगर तुम जिस स्टेट में रहना चाहते हो उसी स्टेट में रहोगे जब तक तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया अपने में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है कि भैया हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दो, बदलने की कोशिश ना करो। इनर्शिया क्या कहता है कि हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो, हमें बदलने की कोशिश ना करो। अब ये जो इनर्शिया होता है ये कई टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहली बात, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विराम का जड़त्व। क्या बोला जाता है? विराम का जड़त्व। ठीक है। ये विराम का जड़त्व कहां से आ गया? देखो, अब विराम का जड़त्व क्या कहता है? विराम का जड़त्व यह कहता है कि अगर मैं बैठा हूं तो मुझे बैठे रहने दो। मैं अगर
बैठा हूं तो मुझे बैठा रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश ना करो। नहीं समझ में आया? विराम का जड़त्व क्या कहता है कि इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इज ऑलवेज रिमेन्स रेस्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं अगर बैठा हूं तो मुझे बैठा रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश ना करो। जहां भी बदलने की कोशिश करोगे तो मैं वहां पे एक फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा? इनर्सिया। नहीं समझे? फोर्स मतलब मैं आपको रोकूंगा। आप में होने वाले चेंजेस को रोकने का काम कौन करता है? इनर्सिया। तो इनर्सिया एक टाइप का क्या हुआ? फोर्स ही तो हुआ जो आपको बदलने की कोशिश में रोक रहा है। तो अगर आप बैठे हो तो बैठा रहोगे जब तक आपको कोई बाहर से उठा न दे या फिर बाहर से कोई कॉल न कर दे। तो लॉ ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट यही बोलता है कि अगर जो मैं बैठा हूं तो मैं बैठा ही रहूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स ना लगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज दैट आप जो है एक बाइक पे बैठे हो। आप एक क्या हो? एक बाइक पे बैठे हो, ठीक है, हायाबुसा है इधर। अब आगे वाला जो राइडर है भाई, वो राइडर है, बहुत तगड़ी बाइक चलाता है। आपने हेल्प मांगी, ये बैठा लिया आपको, ठीक है। अब आप यहां पे जब बैठे हो, अब आपको पता नहीं है कि अचानक ये गाड़ी चल दी। अब आप बैठे यहां पे बैठ गए, आराम से बैठ गए, ठीक है भैया हम बैठ गए हैं, आप चलिए। तो ये जो राइडर है अचानक बाइक को स्टार्ट कर दिया, आपकी बाइक जो है वो आगे चली गई। बाइक जो आगे चली गई, लेकिन बोलोगे सर हम तो बैठे हैं, हम क्यों बदलेंगे? हम तो बैठे हैं, हम क्यों बदलेंगे? तो जैसे ही बाइक आगे चलेगी वैसे ही आप पीछे झुक जाएंगे। अगर नहीं संभलेंगे तो गिर भी सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आगे बढ़ने से जो रोक रहा है उसी का तो नाम है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नहीं समझे? मतलब आप बैठे तो आप गाड़ी चेंज किसमें हुआ? गाड़ी में ना, तो आप थोड़ी जा रहे हैं, आपके ऊपर फोर्स थोड़ी लगा। आप अगर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, अगर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही कहता है। तो जैसे ही ये बाइक आगे गई तो आप बैठे ही जब रह जाएंगे तो आप पीछे गिर जाएंगे, बाइक आगे गिर जाएगी। इसीलिए जब बाइक वाले चलाते हैं बोलते हैं चलें। कभी कभी पूछना, कभी कभी जब आपके पापा आपको बाइक पे बिठाते होंगे तो बोलते होंगे चलें, बैठ गए। अगर नहीं पूछे ना तो वही लॉ लग जाएगा आपके ऊपर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जैसे ही पापा बाइक लेके जाएंगे आप पीछे वहीं के धरे रह जाओगे, और जो चोट लगेगी ना भाई साहब, या तो सर फूटेगा या तो कहां फूटेगा समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या आता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आया? दिशा का जड़त्व। क्या आया? दिशा का जड़त्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि मैं जिस डायरेक्शन में हूं उसी डायरेक्शन में रहने दो, मेरे डायरेक्शन बदलने की कोशिश ना करो, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? दिशा का जड़ तो ये कहता है कि मैं जिस दिशा में हूं मेरी दिशा को वही रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश ना करो। अब ये बदलने की कोशिश नहीं करने देगा। लाइक जैसे ये आपका सड़क है, सड़क पे ऐसे गाड़ी मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है? अरे मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है? अब यहां पे एक ट्रक जा रही है, ट्रक में या फिर बस जा रही है, बस में आप बैठे हो, या फिर कोई कार है, कार में बैठे हो। तो जैसे ही कार मुड़ेगी, तो जब कार मुड़ेगी तो आप इस डायरेक्शन में झुक जाते हो। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में जा रही थी। अरे जा रही थी कि नहीं जा रही थी? जब आपकी कार इस डायरेक्शन में जा रही थी तो आपकी बॉडी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ही कार ने चेंज किया, लेकिन चेंज किसने किया? कार ने, ना कि आपकी बॉडी ने। तो आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। तो इसलिए कार तो घूम जाती है लेकिन आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो जाती है ना, ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे काम आया कौन सा? दिशा का जड़त्व। दिशा लिख के है ना। हिंदी में अगर कहीं दिक्कत होगी तो बताना, क्योंकि हिंदी थोड़ी वैसे है ना। दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व समझ में आया कि अगर हमें जिस दिशा में है बाबू उसी दिशा में रहने दो, हमें बदलने की कोशिश ना करो, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसका नाम है गति का जड़त्व। क्या है? गति का जड़त्व। ठीक है, क्या आया थर्ड नंबर पे? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। ये गति का जड़त्व क्या है? सेम चीज। अब ये गति का जड़त्व बोलता है कि अगर मैं मोशन में हूं तो मुझे मोशन में रहने दो। अगर मैं मोशन में हूं, अगर मैं गति की अवस्था में हूं तो मुझे गति की अवस्था में रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। लाइक किस टाइप का? जैसे भैया एग्जाम्पल इतना तगड़ा है इसका ना, ठीक है, इतना खतरनाक एग्जाम्पल है जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है। कैसे सर? भाई एग्जाम देने जाओगे यूपीपी का, हेड ऑपरेटर का, बस से तो जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल सर। बस में बहुत सारे सीटें होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? अरे होंगी कि नहीं होंगी भाई? होंगी सर, बिल्कुल होंगी, काहे नहीं होंगी? ठीक है, ये बस है। अब ड्राइवर अंकल ने यहां पे स्टीयरिंग पकड़ी हुई है, ठीक है। अचानक ड्राइवर अंकल को यहां पे देखिए एक छोटा सा बच्चा। कौन दिखा? छोटा सा बच्चा। अब ड्राइवर अंकल क्या करेंगे? ड्राइवर अंकल करेंगे भैया ब्रेक को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आपकी जो बस है वो बहुत तेजी से जा रही है। क्या जा रही है? बहुत तेजी से जा रही है, वी वेलोसिटी से जा रही है। अब जैसे ही ड्राइवर अंकल ने बच्चे को देखा सामने, वैसे ही अप्लाई किए ब्रेक। क्या किए? अप्लाई किए ब्रेक। और जैसे ही अप्लाई किए ब्रेक तो वो आपकी बस क्या हो गई? रुक गई। बस क्या हो गई? स्टॉप हो गई। और जब बस स्टॉप हो गई, लेकिन हम जो यहां पे बैठे हैं फोन चलाते हुए, पता नहीं किससे बात करते हुए, है ना, पता नहीं किससे बात करते हुए, किसी के कान में ईयरफोन लगा है, कोई चैटिंग करने में व्यस्त है, कोई बुक पढ़ रहा है, और कोई बेचारा हम लोग की तरह क्या पढ़ रहा है? कल एग्जाम में क्या आएगा, है ना। तो सब इस अपने अपने में बिजी हैं। जैसे ही ड्राइवर अंकल ने ब्रेक अप्लाई किया तो रुकी क्या? बस रुकी। लेकिन आप लोग अगर चल रहे थे तो चलने की कोशिश करोगे, और जब चलने की कोशिश करोगे यहां पे सबके सामने होती है एक एक सीट। जैसे ही ड्राइवर अंकल ने ब्रेक अप्लाई किया तो आपका सर इसी सीट में जाके धड़ाम से लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? सब लोग अप्लाई किए हो। और जो भाई साहब खड़े हो रहे होंगे ना, वो जाके एक दूसरे के सामने भिड़ेंगे एक दूसरे से, है ना। यही होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अप्लाई किया ब्रेक किस पे? बस पे, लेकिन आप नहीं रुके। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इनर्शिया लग रहा था, किसका? गति का जड़त्व काम कर रहा था, और इसी गति के जड़त्व के कारण आप चलते जाएंगे, और जब तक आप अपने को रोकेंगे नहीं तब तक आप आगे चले जाएंगे, और जब आगे जाएंगे तो आपका सर टकराएगा सीट में, तो आपका सर खत्म, टाटा गुड बाय गया, है ना। चलो यहां तक समझ में आया। तो इन सब से बचने के लिए हमें अप्लाई किया जाता है कि भैया ज़्यादा ट्रेवल करते टाइम फ़ोन ना चलाएं, है ना, सामने देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। चलो, तो गति का जड़त्व ये हुआ। तो तीन तरफ के जड़त्व हमने पढ़े। क्या क्या सर? दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही पढ़ा, एकदम एक एक चीज समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है अपना क्या? इसके बाद आता है अपना न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। अगर जड़त्व, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा दूं कि जड़त्व तो क्या था भैया? जड़त्व क्या था? जड़त्व जो था, जड़त्व क्या था? वो क्या था? जड़त्व एक तरह की प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है, मतलब गुण है, जो किसी क्या करते थे? जो किसी ऑब्जेक्ट में, जो किसी वस्तु के स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती थी। परिवर्तन का क्या करती थी? विरोध करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पीछे कहानी हमको नहीं जाननी है, गैलीलियो क्या दिए थे ये हमें नहीं जानना है, गैलीलियो ही दिए थे। जड़त्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इस जड़त्व के कॉन्सेप्ट को दिया था गैलीलियो। ये समझ लो, कभी एग्जाम में आ गया तो करोगे कि जड़त्व का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है किसका? जड़त्व का, वो दिया था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। इसी के बाद आए, इसी के
पूरा पूरा टॉपिक कॉपी किसने किया भैया? न्यूटन अंकल यहीं पे आ जाते हैं। और न्यूटन अंकल ने इनको कॉपी करके बोला भैया कि दे दिया पहला लॉ कि भैया गति जो होती है, उन्होंने 3 लॉ दिया था, जो न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। कौन कौन सा? गति का नियम। इसी को कॉपी करके बताया था किसने? पहला लॉ, फिर आया दूसरा लॉ, फिर आया तीसरा लॉ। पहले लॉ के पढ़ने के बाद हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ पे आएंगे, सेकंड लॉ के पढ़ने से बाद हम थर्ड लॉ के पढ़ने पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ वो क्या बोलता है? पहला लॉ को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जड़त्व का नियम। देखिए जड़त्व का नियम क्या है ना, अभी जो हमने पढ़ा, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। इन्होंने ये बोला कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। यदि गति की अवस्था में है, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस वस्तु पर अरे भाई क्या हो गया ये हैं? क्या हो गया ये? जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, न लगाया जाए। ये तो हुआ अपना पहला लॉ का स्टेटमेंट। एक्चुअल में आपको वही लॉ दिख रहा होगा जो भी हमने जड़त्व का डिफिनेशन पढ़ा कि भैया यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में, गति की अवस्था में, जब तक कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। क्योंकि उसको उसमें होने वाले चेंजेस का अपोज कौन करेगा? ये जड़त्व ही तो उसको उस स्टेट में बनाए रखी है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया जड़त्व का नियम। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहले लॉ से आपको रिजल्ट क्या क्या मिला, पहले लॉ से रिजल्ट क्या क्या मिला। तो ये जो पहला लॉ है मेरे भाई ना, यही आपको देता है बल की परिभाषा। पहला ये, इससे पहले लॉ से क्या मिलता है हमें? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा कहां से मिलती है? आप बोलोगे सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है, गति के पहले नियम से मिलती है। गति के पहले नियम से क्या मिलती है? बल की परिभाषा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स कहां से आया? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स कहां से आया? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं। अब यहां पे एक चीज नई इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है बल। क्या इंट्रोड्यूस हुई? बल। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर, बिल्कुल हुई, है ना। तो अब बल क्या होता है इसको जानते हैं। व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज फोर्स? ठीक है। तो देखो जो फोर्स होता है वो क्या करता है? ये जो फोर्स है ये एक एक्सटर्नल कॉज है। क्या है? एक एक्सटर्नल कॉज है। अरे भाई आप लोग हिंदी मीडियम, सॉरी, ये एक बाह्य कारक है। क्या है? एक बाह्य कारक है। फोर्स एक बाह्य कारक है, मतलब फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं? बल। बल एक बाह्य कारक है जो क्या क्या कर सकता है? पहली बात, ये किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव कर सकता है, स्थिति में बदलाव कर सकता है।
आकार में बदलाव कर सकता है, आकार में बदलाव कर सकता है, ठीक है। थर्ड साइज में बदलाव कर सकता है, साइज मतलब आकार ही हो गया। दिशा में बदलाव कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। तो बल वह कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थित, आकार, दिशा एवं स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अब इस बल को डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज कर लो कि आपके पास कोई क्या है, एक वस्तु है, एक क्या है, वस्तु है, ये एक वस्तु है जिसका मास m है। मास मतलब जिसका द्रव्यमान क्या है, जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर हम इस पे फोर्स लगाए, फोर्स को हम इंडिकेट करेंगे F क्या इंडिकेट करता है, बल। क्या इंडिकेट कर रहा है, बल। F हमने अगर इस पे लगाया तो जब F लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, मतलब गति करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी। और जब गति करने लगेगी तो इसमें एक चीज और आएगी, त्वरण। क्या होगी, त्वरण। इसको आपको याद हो पहले काइनेमेटिक्स में हम पढ़ाए थे तो इसका नाम क्या था, ए, एक्सेलरेशन। तो जब हमने फोर्स लगाया तो ये m मास का ऑब्जेक्ट ए त्वरण से चलने लगा। इसी का कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं फोर्स। तो जो फोर्स को जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या होता है, ये जो मास जिस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, मतलब फोर्स को लगाया है, जिसमें अपने बल को लगाया है, उसका मल्टीप्लाइड में कितने एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ी है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, सदिश का निशान। फोर्स इसलिए सदिश हो गया, ये तो सब जगह कांस्टेंट रहता है तो इसका सदिश से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, तो कुल मिला के बल क्या हुआ, बल क्या हुआ, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तब आप पूछेंगे सर इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मतलब एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होगा वो होता है, ध्यान से देखो, एसआई मात्रक मास का क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? और जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जो बल का मात्रक होगा एसआई मात्रक, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, बल का जो एसआई मात्रक होगा मेरे भाई वो होगा किलोग्राम, क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इस बल के कॉन्सेप्ट को दिया था न्यूटन अंकल ने, तो इसलिए इसका नाम हो सकता है न्यूटन। क्या हो गया, न्यूटन। न्यूटन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एन, जैसे 5 न्यूटन मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे, मतलब वीमा की बात करेंगे, तो ध्यान से देखना, अगर हम इसकी वीमा की बात करें, मतलब डायमेंशन की बात करें, तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं, m है। एक्सेलरेशन का जो होता है वो क्या होता है, एल टी माइनस वन, ये आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था उसमें। तो एल टी माइनस वन एम इंटू हो गया, तो क्या फार्मूला आ गया, सॉरी एम एल टी माइनस टू होता है, ध्यान से देखिएगा, एम एल टू माइनस टू होता है, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू, कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ वो क्या हुआ, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलोगे भैया नहीं आ रही है, कोशिश करो, सब समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो इसकी वीमा होती है वो एम एल टी माइनस टू होती है, ठीक है। सर सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है, ध्यान से देख लो, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब बल का सीजीएस मात्रक जो होता है। अभी बताओ किलोग्राम का सीजीएस में क्या होता है भैया, ग्राम, तो हो गया ग्राम, ठीक है।
टाइम का क्या होता है सेकेंड, और किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन को जब हम सीजीएस बदलेंगे तो ध्यान से देखना, पता है क्या होता है, जो 1 न्यूटन होता है ना, जो 1 न्यूटन होता है, इसका और डाइन लिख लो, डाइन, डाइन। सीजीएस में फोर्स का मात्रक डाइन होता है और एसआई में क्या होता है न्यूटन। अब 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, देखो, जब 1 न्यूटन मरे थे, जब 1 न्यूटन मरे थे तो 10 की पावर 5 डाइन जन्मी थी। ठीक है, कितनी पावर, 10 की पावर 5 डाइन जन्मी थी। तो हमेशा देख लो कि न्यूटन कितने खतरनाक थे, मतलब इतने डाइन मरी होंगी तो इतने न्यूटन जन्मे होंगे, या फिर इतने न्यूटन अगर मरे होंगे तो इतने डायन जन्मी होंगी। बात समझ रहे हो, मजाक कर रहे हैं यार, सीरियसली मत लेना। तो ये रिलेशन कभी कभी पूछता है कि 1 न्यूटन में 10 की कितने डायन होते हैं, तो आपको याद होगा 10 की पावर 5 डायन होते हैं। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर यहां तक समझ में आ गया। अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है संवेग के बारे में। क्या पढ़ना है, संवेग के बारे में, क्योंकि संवेग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जो है वो न्यूटन्स के गति का द्वितीय नियम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें एक टर्म है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है संवेग। क्या होता है संवेग, संवेग ये क्या है, ये कहां से आ गया, इसको इंडिकेट करते हैं पी से। कहां से, पी से। इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है मोमेंटम। क्या, मोमेंटम। ये जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ठीक है, वो इस पे फोर्स F अप्लाई जैसे हमने किया तो इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, ठीक, कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो इसका जो मोमेंटम आएगा, जो इसका मोमेंटम P आएगा, जो इसका मोमेंटम P आएगा, वो हमेशा इक्वल होगा इस मास के और वेलोसिटी के इक्वल। किसके, मास और वेलोसिटी के इक्वल। तो जो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उस कितनी वेलोसिटी चल रही है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। वेलोसिटी होती है सदिश राशि, इसलिए होगा P भी एक सदिश राशि। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है, मतलब संवेग, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक जो होगा वो ध्यान से देखना, मात्रक जो होगा P इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। मास का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे जो मोमेंटम का मात्रक आएगा वो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ अपना मोमेंटम। अब मोमेंटम के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम मोमेंटम के बाद पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियोस लेंदी हो जाएगी अगर वो लॉस पढ़ाएंगे, काफ़ी लेंदी है। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए भैया। वीडियो समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो उसको सजेशन दीजिए ताकि हम और इसको इफेक्टफुल बना सकें या फिर और भी रोचक वीडियो बना सकें। तो ठीक है, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भैया। ये जो बैच है इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके ही शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, चलिए ठीक है, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए भैया, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।